The Perseverant IAS. स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सेशन में। जो भी चीज़ बताई जाएगी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बताई जाएगी यहाँ पर, और करंट अफेयर को जीएस से लिंक करके बताया जाएगा। चलिए तो शुरुआत देखते हैं क्या है आज आपके करंट अफेयर में। जो भी चीज़ न्यूज़ में होगा वही आपके करंट अफेयर का सिलेबस है, इतना याद रखिए। आपको देखने को मिलेगा जो भी आपके न्यूज़ में होगा वही आपके एग्जामिनेशन के पेपर में होगा। एनडीआरसी को देखेंगे क्या है ये, और प्रोजेक्ट डल्फिन न्यूज़ में आया है, इससे देखेंगे। एनसीडीसी को देखेंगे। जीआई टैग एक बार फिर से न्यूज़ में है, कुछ चीज़ें अभी नई ऐड हुई है इसमें। जीआई टैग में कुछ स्टेट्स में नया जीआई टैग मिला है। उसमें वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आपको आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारी जगह के जो नए जीआई टैग्स हैं उनको देखेंगे, और एक अंत में मेंस का क्वेश्चन लेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन को करते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन से, पहले करंट अफेयर से, इंडिया एंड एशिया, इंडिया का और एशिया का फर्स्ट डल्फिन रिसर्च सेंटर, नेशनल डल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एनडीआरसी, नेशनल डल्फिन रिसर्च सेंटर, was set up on the bank of the गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे। कौन से स्टेट में सेटअप किया जा रहा है रिसर्च सेंटर डल्फिन के लिए, डॉल्फिन के लिए? तो ये आपका पटना है, शहर पटना याद रखिएगा, पटना सिटी, और स्टेट बिहार हो गया आपका। अब ये प्रोजेक्ट जो है 2009 से ही इनिशिएट किया गया था, अभी जो है दिस ईयर बनकर ये तैयार होगा। ये आप इस पे जो है आज न्यूज़ में है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से कंप्लीट करने के लिए कहा है, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया है। इसलिए आपको याद रखना है, ये बिहार के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है ये, इसको आप नोट कर लीजिए कहाँ बन रहा है, गंगा नदी के किनारे पटना में। और इसी के साथ साथ एक और टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये अलग है, प्रोजेक्ट डल्फिन अलग है और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको याद रखिए। ये साल 2009 का प्रोजेक्ट है, जबकि प्रोजेक्ट डल्फिन जो है आपका साल 2019 का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन काम दोनों में एक ही किया जाएगा। The initiative got in principal approval in 2019 at the first meeting the National Ganga Council, NGC के तहत पहले मीटिंग में ही इसको जो है हेड किया गया था। इसके थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो आपको डेट याद रखना है कि प्रोजेक्ट डल्फिन कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 2019 से, ठीक है। और इसमें जो जो खास बात है उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और अगर साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बन के आपके बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। 10 ईयर प्रोजेक्ट है ये, टू फोकस ऑन बोथ रिवर एंड सी डल्फिन, दोनों नदी और सी, समुद्र, दोनों डल्फिन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसका फोकस यही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट इसके ज़रिए क्रिएट किया जाएगा। एट्रैक्टिव टूरिज्म भी इसका केंद्र है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है? पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डल्फिन की जो है जान गई है, उसको देखते हुए ये चीज़ लाया गया है। लाइनअप किसके थ्रू हो रहा है? ये लाइनअप हो रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से साल 2019 में जो है आपको प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है। गंगा रिवर डल्फिन आ स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फ्रेश वाटर डल्फिन है, इस प्राइमली फाउंड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन दोनों की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसी में जो है आपकी ये डॉल्फिन पाई जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और स्टेट भी आप ध्यान में रखिएगा कि इन इंडिया कहाँ कहाँ ये मिलती है। असम में, असम, ठीक है, बिहार, झारखंड, ठीक है, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश,
और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट में जो है डॉल्फिन को कंजर्वेशन किया जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के थ्रू, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में ऑफिशियली डिस्कवर कब किया गया था, पता कब लगा था, इन 1801, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको हम बार बार कह रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा। गंगा रिवर डॉल्फिन ऑफिशियली डिस्कवर इन 1801 कैन लीव ओनली फ्रेश वाटर, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ओनली फ्रेश वाटर लिखा हुआ है, तो ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज वन ऑफ द एक्टिव प्लान ऑफ अर्थ गंगा, ये भी याद रखिएगा कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अर्थ गंगा कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कौन से प्रोजेक्ट से लिंक करता है, तो ये अर्थ गंगा आपके प्रोजेक्ट डॉल्फिन से लिंक करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। इसको कब अप्रूव किया गया था, 2019 में, ये बात पहले बताया गया आपको। प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल बी ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच हैज हेल्प इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन को जिस तरह से इंक्रीज किया गया है, उसी तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के थ्रू डॉल्फिन के पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है इसके मिनिस्टर, आपको बताना होगा। आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री किससे आपकी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सारी मिनिस्ट्री इसी तरह से याद कराया जा रहा है। श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, इसके मिनिस्टर हैं, आप याद रखिएगा, श्री भूपेंद्र यादव आपके लिए मिनिस्ट्री, साथ के साथ आप याद करते हुए चलिए। और इसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है, आप याद कर लीजिए, यहाँ से साइंटिफिक नेम भी इसका पूछा जाता है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन और एनडीआरसी से रिलेटेड बताया गया, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए करंट और स्टैटिक दोनों से ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की दृष्टि से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिए कि अर्थगंगा किससे रिलेटेड है, आपका अर्थगंगा भी रिलेटेड है आपके प्रोजेक्ट डॉल्फिन से, ठीक है। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था, ये लिया कहाँ से गया था, ये याद रखिए कि ग्लोबल एक्सपीरियंस किया गया था। राइनी एक्शन प्लान 1987 में सैल्मन फिश को बचाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। पहले कहाँ, सबसे पहले स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में और नीदरलैंड में, इन सारी जगह जो है इस फिश को बचाने के लिए, जो सैल्मन फिश है, इसको बचाने के लिए ये एक्सपीरियंस किया गया था। राइनी एक्शन प्लान 1987, इसी को देखते हुए जो है, इससे एक्सपीरियंस करते हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है साल 2019 में। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनेगा, तो एक स्टेटमेंट ऐसा डाला जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से कैसे पूछा गया था साल 2015 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के बारे में पूछा जा चुका है, तो अब आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा, कमेंट कर दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, NCDC, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये कब बना था, 1909 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है जो नोट कर लीजिए आप, ठीक है, NCDC 1909 में बना था ये, और इसका हेडक्वार्टर अभी मेडिकल के लिए रिसर्च है, दवाओं के लिए रिसर्च सेंटर है ये एक तरह से। इसी ने जो है अभी क्या डेटा जारी किया है एक, कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इन्हीं के सर्वे से पता चला कि हाउ मेनी पेशेंट रिसीव एंटीबायोटिक बिफोर द डिफिनिटिव मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब कि बिना डायग्नोसिस के ही कितने % लोग का इंडिया में एंटीबायोटिक शुरू हो जाता है, एंटीबायोटिक देना उसको शुरू कर दिया जाता है। ये इनके डेटा के रिसर्च से पता चला है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 85%, 90, 95, 45%। तो इसका करेक्ट आंसर है 95%, ठीक है, ये बात आप नोट कीजिएगा। 95 नहीं, 94% होगा, ठीक है, ऑप्शन ये 95 की जगह पे 94 कर लीजिएगा, 94%।
करेक्ट आंसर जो है होगा इसका 94% होगा। यहाँ पे 95 ऑप्शन में है, तो ये नहीं, इनका एग्जैक्ट डेटा 94% का है, ये आप नोट कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए कि क्या है इनके रिसर्च में, लैक ऑफ स्पेसिफिक डायग्नोसिस, 94% ऑफ पेशेंट रिसीव एंटीबायोटिक बिफोर डिफिनेटिव मेडिकल डायग्नोस्टिक। अभी पता भी नहीं चलता है बीमारी का, लेकिन डॉक्टर एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है इंडियन मेडिकल सिस्टम में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है। इस रिसर्च को अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको मेंस में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, AMR करके न्यूज़ में, ठीक है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियम रेसिस्टेंस। ये शब्द आप नोट कर लीजिए, आपको इससे मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा देखने को। और क्या है इसको जानिए पहले विस्तार से। देखिए 94% ऑफ पेशेंट रिसीव एंटीबायोटिक्स बिफोर द डिफिनेटिव मेडिकल डायग्नोस्टिक। कंफर्म हाईलाइटिंग द प्रिवेलेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। इसी के कारण जो जब आप एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक टर्म निकल के आ जाता है AMR। इसको आगे देखेंगे अभी हम लोग। एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न, इंडिया में क्या है पैटर्न देखिए, 6% लोग को ही उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग दवा चलती है, बाकी जो है देख लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बीमारी के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि पहले डायग्नोस कीजिए आप अच्छे से, डायग्नोस करने के बाद जो है एंटीबायोटिक्स लिखिए। लेकिन इंडिया के केस में 94% जो है ऐसे ही चल रहा है। देखिए 37 से 100% ऑफ पेशेंट बीइंग प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। इंडिया के हॉस्पिटल का ये सिस्टम है, वेरिएशन एमंग हॉस्पिटल। आपको ये डेटा सारा जो है इसके थ्रू निकल के आया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये डेटा सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसी की बात कर रहे थे। जब आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आप में एक और दूसरी तरह की बीमारी निकल कर आ जाती है कि आप दवा खाते जाइए बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंगी के लिए, लेकिन वो असर नहीं करेगा। होता ये है कि जो बैक्टीरियम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हैबिचुअल हो जाता है, हर तरह के एंटीबायोटिक को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, पचा लेता है। सिंपल लैंग्वेज में यही कहेंगे कि वो पचा लेता है। जो भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं आपकी बॉडी पे कोई असर ही नहीं करता है, फिर आपकी बीमारी लंबे समय तक चलती है। एंटीबायोटिक्स होता क्या है देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन ज़्यादा एंटीबायोटिक आप लीजिएगा तो क्या फिर होगा, क्या आप फेस कीजिएगा, फिर आप फेस कीजिएगा यही एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR। अभी इंडिया में ये बहुत कंसर्न बना हुआ है। 2023 में, 2022 में ये टर्म खूब न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, आपके पेपर में भी रहेगा ये, ठीक है। और कॉमन एंटीबायोटिक्स के नेम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि साल 2017 में पूछा गया था BPSC के PT में। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके अधिकतर लास्ट में CILLIN आपको देखने को मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो एंटीबायोटिक है। किसी भी दवा में, मेडिसिन में CILLIN दिख रहा है लास्ट में, उसके सफिक्स बोल लीजिए, तो आपको समझ जाना है कि वो एंटीबायोटिक है। NCERT में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया है, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा NCERT से, डिजीज चैप्टर में बहुत अच्छे से ये बताया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, फॉर्मली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, NICD हैड इट्स ऑरिजिन एज द सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो एस्टेब्लिश एट, इसी की बात कर रहे थे कि ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में 1909 में ये बना है। ये सारा जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ये इंस्टीट्यूशन बना है, इस पर नज़र रखने के लिए, इसको रोकने के लिए। ये सारा जो है आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, ये सब जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कुछ वायरस डिजीज़ है इसमें और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये आपको इसका बताइए, इसका वायरस कौन सा है, सार्स कोविड-2 इसका वायरस है, कोरोना वायरस का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना। हेपेटाइटिस बैक्टीरियल है कि वायरस है, ये वायरस डिजीज़ है। क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, ये सब वायरल डिजीज़ है। मेजलेस भी वायरल है, HIV भी वायरल है। सबके आपको जो है वायरस का नाम भी याद रखना, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा, ये इसका पूरा नाम क्या है, सार्स कोविड-2 का सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये याद रखिएगा। इसका पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, ये बहुत दिनों तक चर्चा में रहा है ये सब्जेक्ट आपका, सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड-2, ठीक है, कोरोना वायरस 2, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया और ऑक्सीलिन हो गया, ये जितना भी है सब जो है आपका एंटीबायोटिक है। ये आपके बीपीएससी में पूछ चुका है, पीटी में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके लिए फिर से आ गया क्या, जीआई टैग। जीआई टैग जो है लगातार न्यूज़ में बना हुआ है 22 से 23, 21, तो आपको जैसे जैसे जीआई टैग आते जा रहे हैं न्यूज़ में, आपको जो है उसको नोट कर लेना है, क्योंकि एक जीआई टैग से एक क्वेश्चन जो है पक्का रहता है सभी तरह के एग्जाम में, इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये जितनी बार आएगा न्यूज़ में आपको अपडेट रहना है इससे। 17 प्रोडक्ट को रिसेंट में जो है जीआई टैग दिया गया है। इसमें कौन कौन जगह है, इसमें उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तो सारे जगह के जीआई टैग को आपको टेबल बना के दे दिया जाएगा, उसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है, उड़ीसा में जो मिला है, ये गंडा शॉल को मिला है, उड़ीसा का है ये, और इसको बनाने वाले कौन है, पीवीटीजी ग्रुप है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा इनके बारे में। टोटल अभी इंडिया में 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे जीआई टैग देखिए और कौन से स्टेट को मिला है, देखिए वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे जगह जीआई टैग मिला है। अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो मिला है आपको वेस्ट बंगाल को मिला है, तांगिल साड़ी को, गर्दा साड़ी को, कोरिल साड़ी को, साड़ी जितनी भी देखने को मिले सब चले जाइएगा आप वेस्ट बंगाल में। कालो नूनिया राइस को मिला है, ठीक है, सुंदरवन हनी को मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन हनी को जीआई टैग कब मिला, ये आपसे पूछा जा सकता है, साल 2023 में 24 में मिला है, ठीक है, ये एकदम रिसेंट का है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और गुजरात में अभी काची खड़क को मिला है, इसको जाके इमेज में देखिएगा तो आपको याद रहेगा। कश्मीर में जो है रामबान अनारदाना को मिला है, इसे भी चेक कीजिएगा आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें तो जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है, कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, ये आप देख लीजिएगा एक बार। अरुणाचल प्रदेश में अभी क्या मिला, वांचू वुडन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये सारे जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट है। असल में जीआई टैग क्या होता है, अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ऑरिजिन। इसी के आधार पे दिया जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन और ऑरिजिन। वो टेस्ट, वो एसेंट आपको एक स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वो डिज़ाइन हो गया या फिर टेस्ट हो गया या स्पाइसेस हो गया, ये जो है इन चीज़ों को, इन दो चीज़ को, लोकेशन और ऑरिजिन को ध्यान में रखकर दिया जाता है। द जीआई टैग इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र दोज। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आपको सेफ्टी मिलती है आपके प्रोडक्ट की और कॉपीराइट मिलता है आपको, ठीक है। और ये 10 साल तक वैलिड रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड और इमिटेटेड बाय द अदर्स, ठीक है। कॉपीराइट का आपको मिल जाता है एक बेनिफिट, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है जीआई टैग मिलना, 1999 में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू द गुड्स इन इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको देती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इट इज़ गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है, ट्रिप्स, याद रखिएगा, यही जो है इस कंसेप्ट को लाने वाली है जीआई टैग को। तो आज के लिए जो था आपके लिए इम्पोर्टेंट वो दे दिया गया, आपको बता दिया गया जो भी न्यूज़ में था आपके, ठीक है। अब देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द हिट एंड रन लॉ, जो अभी चर्चा में है, इसके बारे में कुछ लिखिए, जानिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिएगा तो मेंस लिखिएगा, ठीक है। फिर कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।